नमस्कार। अर्बन एजेंडा में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। इलेक्शन के माहौल में हम लोगों ने विभिन्न पार्टियों के मैनिफेस्टोज पे चर्चा की। शहरों में क्या आस है, शहर वासियों को क्या आस है, उस पर हमने काफ़ी गंभीरता से चर्चा की। आज के एपिसोड में हम लोग बात करना चाहेंगे माइग्रेशन पर, क्योंकि ये जो शहर की बनावट है और ख़ासकर शहर के जो योजनाकार हैं, जो शहर की हमारी नियोजन करते हैं, शहर को बनाते हैं, अक्सर उनके जहन से ये बात छूट जाती है कि बड़ी मात्रा में लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में आते हैं, गांव से शहरों की तरफ आते हैं। और अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो करीब 14 करोड़ लोग माइग्रेट करते हैं, रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए और तमाम अलग कारणों के लिए। क्या है इनकी स्थिति, क्या है इनकी मांगें और क्या किया जाना चाहिए, और शहर के नियोजन में खासकर जब शहर बन रहे हैं और खासकर जब चुनाव हो रहे हैं, इनकी मांगें क्या हैं और कैसे इनकी मांगों को इनकॉर्पोरेट करके एक एजेंडा सेट किया जा सकता है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं ये एक वीडियो। देश की सरकारें हर गांव, हर शहर तक हर सुविधा पहुंचाने के लाख दावे करती हो, लेकिन आज भी असल हालात ऐसे हैं कि लोगों को रोजगार और शिक्षा समेत दूसरी कई सुविधाओं के लिए पलायन करना पड़ रहा है। तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव वालों को शहर और छोटे शहर वालों को बड़े शहर बार बार जाना पड़ता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2001 में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,52,07,021 लोगों ने पलायन किया। वहीं उत्तर प्रदेश में 40,14,946 लोगों ने पलायन किया। गुजरात में 45,35,522 लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए। पश्चिम बंगाल में 34,05,729 लोगों को घर छोड़ना पड़ा। राजस्थान में 19,60,516 लोगों ने पलायन किया। रोजगार नहीं था हमारे पास, तो हमने सोची चलो दिल्ली जाके कमा लेंगे। यहाँ पे अभी हमारा रोजगार नहीं मिला, यहाँ पे अभी बहुत परेशानी है। जब ये जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पलायन नहीं रुक रहा है, तो सामने आया कि गांवों के अलावा शहरों के लोगों को भी बड़े शहरों में जाकर बसना पड़ रहा है। 2007-2008 में रोजगार के मुद्दे पर ग्रामीण इलाकों में 7.7% लोगों ने पलायन किया, तो शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 15.7% पहुंच गया। बेहतर रोजगार के लिए भी 9.8% गांव के लोगों ने पलायन किया, तो शहरी इलाकों में 17.1% लोग पलायन कर गए। शिक्षा के लिए गांव ने 11.2% लोगों ने और शहरों से 9% लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। कारोबार के लिए भी गांव से 1.7% और शहरों से 3.1% लोग पलायन कर गए। कार्यस्थल के पास पहुंचने के लिए भी गांव से 1.1 और शहरों से 1.2% लोग पलायन कर गए। पलायन से जहां एक तरफ लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर होते हैं, वहीं शहरों पर भी इसका असर पड़ता है। शहरों की बुनियादी सुविधाएं इतनी मजबूत नहीं कि रोजाना हजारों की तादाद में आने वाले प्रवासियों का बोझ उठा पाए। नतीजा ये होता कि रोज शहरों में आने वाले लोग अपने साथ परेशानियां भी लाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी पानी की, शौचालय की। एक डिब्बा पानी लाते हैं तो बच्चन को नीला धुला के स्कूल भेजो कि वो पानी पियो। पलायन इस देश का वो कड़वा सच है जिससे हर कोई वाकिफ है। दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन विकास चौतरफा नहीं होता। सुविधाओं से महरूम लोगों को न चाहते हुए भी अपना घर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बसना पड़ता है। ये सिलसिला कई बरसों से लगातार जारी है, लेकिन कोई भी इसे रोकने के लिए ईमानदारी से काम नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। आपने देखा हमारे रिपोर्ट के माध्यम से भी कि माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट इशू है और शहर का बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है। अक्सर ये माल्थुसियन थ्योरी आती है कि देखिए बहुत आबादी हो गई, शहरों में ज़्यादा लोगों को रहना नहीं चाहिए, लेकिन मानना ये है कि ये पूरे शहर बनाता कौन है? इन्हीं मज़दूरों से शहर बनते हैं, इन्हीं से ही आपके जो मिडिल क्लास खासकर शहरों में उनके चूल्हे, उनके चौके चलते हैं, उनके गार्डनर, उनके धोबी, ये तमाम इनफॉर्मल सेक्टर जो है ये सारा का सारा ज़्यादातर ये माइग्रेशन के थ्रू है। इसी पर हम लोग चर्चा को अपना आगे बढ़ाएंगे और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे गेस्ट से। उनका बहुत स्वागत है यहाँ पर। सोनिया वर्मा जी जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली की जनवादी महिला समिति की, और जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं सोनिया, उसमें आप काम करती हैं, बहुत स्वागत है आपका।
सुभाष भटनागर जी, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं नेशनल कमेटी के, जो खासकर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में काम करते हैं और काफ़ी काम है इनका शहरों में जो निर्माण मजदूर हैं उनको इकट्ठा करने में। सबसे पहले सुभाष जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछले करीब 3-4 एपिसोड से ये बात की है, इलेक्शन का सीज़न है और इलेक्शन में काफ़ी वायदे भी हो रहे हैं, सबके लिए वायदे हो रहे हैं, तो क्यों नहीं शहर में जो माइग्रेट करके वर्कर आ रहा है या जो भी माइग्रेशन हो रही है उसकी अलग से डिमांड्स हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन मैनिफेस्टोज में किसी मैनिफेस्टो में से एड्रेस हुआ है, और अगर हुआ है तो आपको क्या पॉजिटिव किरण नज़र आ रही है? नहीं, लगभग हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं। और इतना ही नहीं, नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर कंस्ट्रक्शन लेबर ने सभी प्रमुख पार्टियों को लिखकर दिया था कि उनका जो 1996 का कानून है, जो 10-11 साल की मेहनत के बाद बना था पार्लियामेंट, थोड़ा आप समझाएंगे क्या है 1996 का कानून? बहुत सिंपल सा कानून है। इस कानून के अंतर्गत देश के हर प्रांत में त्रिपक्षीय बोर्ड बनने थे, जो बन गए। उसमें 1% सेस इकट्ठा होना था फ्रॉम ऑल कंस्ट्रक्शन साइट, तो करीब 40,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और इससे 1.5 गुना ब्याज इन सब बोर्ड्स के पास है। और ये बोर्ड ये भी 1.5 गुना वहाँ मान के चलते हैं 60,000 करोड़, तो 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ जो है पड़ा इन हुआ है, सब लोगों के पास है। और सुप्रीम कोर्ट में एक केस हमें 2006 में फाइल करना पड़ा था, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। अभी पिछले साल ही मार्च में केस का फैसला हुआ और इस मॉनिटरिंग के दौरान ही ये सारे 36 बोर्ड बन पाए। और अब कोर्ट के दबाव में केंद्र सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है, एक मॉडल वेलफेयर स्कीम बनाई है, एक सोशल ऑडिट का फ्रेमवर्क बनाया है। इन तीनों को ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो इसके प्रति शायद कोई भी गंभीर नहीं था और केंद्र सरकार ने तो एक नए तरह की जो 4 कोड लाए हैं, तो हमारा प्रयास था कि उन चारों कोड में कंस्ट्रक्शन को नहीं शामिल किया जाए। हमने रूलिंग पार्टी के साथ जो भारतीय मजदूर संघ है उनके अध्यक्ष से भी बात करी, उन्होंने भी रजामंदी दिखाई कि हाँ, और तमाम। तो बेसिकली आपका बोलना ये है कि ये जो कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड है इसको मजबूत किया जाए, और लेकिन अगर मजबूत होगा इससे आपको क्या असर नजर आता है, क्या असर होगा? मतलब इस बोर्ड के द्वारा सारे मजदूरों को इमीडिएटली उनके बच्चों को पढ़ाई की मदद मिलती है। सारे मजदूर मतलब जितने भी जो माइग्रेंट 10 करोड़ देश में मजदूर हैं, दिल्ली में 10 लाख से ज़्यादा मजदूर हैं, हर प्रांत में ये बोर्ड है। एक बहुत बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है वो ये है कि ये रजिस्ट्रेशन किसी एक प्रांत में नहीं होगा, एक प्रांत का नहीं होगा, तो मतलब हर प्रांत का रजिस्ट्रेशन पूरे देश के लिए होगा, टोटली पोर्टेबल। तो हम तो मतलब एक स्टेप आगे हैं, पैसा भी पड़ा हुआ है। सवाल यह है उस पैसे को कैसे खर्चा जाए और उस पैसे को कैसे सही जो खासकर जो निर्माण मजदूर हैं या तमाम तरह के जो मजदूर शहरों में आते हैं उनकी बेहतरी के लिए कैसे लगाया जाए। एक बार निर्माण मजदूरों का सफल हो जाए तो ये रिप्लिकेट हो जाएगा सारे के सारे सेक्टर्स के लिए। इसके अलावा आप क्या समझते हैं, क्या मांगे हैं? क्योंकि जैसे अभी हम देखते हैं दिल्ली सरकार एक लेबर हॉस्टल्स की बात कर रही है कि लेबर हॉस्टल्स होने चाहिए, और हमने देखा पुराने शहरों में, खासकर शिमला जैसा शहर जहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने से मतलब 100 साल पहले मैं आपको बता सकता हूँ कि बड़े लेबर हॉस्टल्स हैं और बहुत अच्छी कंडीशन के लेबर हॉस्टल्स हैं। आपको नहीं लगता है कि ये जो माइग्रेंट वर्कर है, लेबर हॉस्टल की बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है? कंस्ट्रक्शन एकमात्र एक ऐसी चीज है जहां प्रोडक्ट जो है अपनी जगह रहता है और वर्कर को मूव करना पड़ता है। तो आपके मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर की इतनी बड़ी डिमांड नहीं के लिए हॉस्टल नहीं बन सकता, तो दूसरों के लिए बाकी माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, पहले अगर आप देखें तो दिल्ली में जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, चाहे गिरिनगर देख लें, चाहे मोती नगर देख लें, चाहे हम टेक्सटाइल मिल में काम करते थे मेरे फादर, तो हर एक टेक्सटाइल मिल के साथ बड़ी लेबर कॉलोनी होती थी। वो हाउसिंग एक तरह से बननी बंद हो गई है, इसीलिए लोगों को मजबूरी पब्लिक प्लेसेस में सेटल करना पड़ता है, स्लम्स में। अदरवाइज अगर हाउसिंग हम प्रोवाइड करें तो। सुभाष, हम दोबारा आते हैं कि आप क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में काम करते हैं, क्या मुख्य उनकी मांगें हो सकती हैं? और जैसा आपने कहा भी कि 4 कोड की बात कही है। सोनिया जी, आप डोमेस्टिक वर्कर पे काम करती हैं और उनको संगठित करते हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चैलेंज है उनको इकट्ठा करना, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, आज रख रहे हैं कल निकाल दे रहे हैं, और पूरा बीच में ये कॉन्ट्रैक्टर है जो कॉन्ट्रैक्टर उनको लेकर आता है, फिर उसमें से बड़ी फीस का एक पैसा ले जाता है। तो आप क्या मानती हैं कि ये जो चुनावी माहौल है इसमें क्या ऐसी मांग होनी चाहिए जो मांग को कानून के ज़रिए हम लोग स्थापित कर सकते हैं, और फिर उसके अलावा हम और जो शहरों में और जिसको हम बढ़ा सकते हैं और उस पर आगे अभियान चलाया जा सकता है?
सबसे पहली बात तो कानून में इस समय डोमेस्टिक वर्करों के लिए तो कोई जगह ही नहीं दिया है। जी, जी। वो इनको कोई मतलब हम लोग तो मजदूर मानते हैं, लेकिन जी। सरकार इनको कुछ भी नहीं मानती। जी, तो इसलिए हम लोगों ने इनके बीच में एक सर्वे किया है। जी। सर्वे के दौरान ये पता चला है कि इन लोगों के साथ बहुत अन्याय होती है। अच्छा। जिन घरों में ये लोग काम करते हैं वहाँ पे इन लोगों को टॉयलेट भी यूज़ करने नहीं दिया जाता। ये लोग पार्क वगैरह में जी, जाती हैं। तो जी। इसी में एक घटना घटी थी बसंत कुंज में। जी। जब भी हम वहाँ गए थे जी, जी। तो पता चला कि जिसने उन महिलाओं के साथ बदतमीजी की है वो बहुत बड़ा अफसर है। जी। और वो बाथरूम जा रही थी और पीछे से डंडा मार दिया उसको। तो हम लोगों ने इसके तो बेसिकली ये है कि जो सिविक कम्युनिटीज हैं जहां वो काम करती हैं वो एक दिलाई, और इसके अलावा आप क्या समझते और हैं? इसके अलावा उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होता। जी। एक काम का पैसा है, 4 काम करवाते हैं। जी। और दूसरी बात, पैसों की कोई मतलब वो नहीं है कि कितने काम का कितना पैसा, जी। ये नहीं होता। जी। और जब अगर वो छुट्टी मांगती है, अगर 1 से 2 दिन छुट्टी गई तो निकाल भी देते निकाल हैं। दिया जाता है। और बीमार हो जाए, हजार हो जाए, जी। कुछ भी हो जाए तो पैसे भी काट लेते हैं। ये उन डोमेस्टिक वर्करों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। थोड़ा सोनिया जी आप ये समझाएं हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि बड़ी मात्रा में एक्चुअली डोमेस्टिक वर्कर हैं और पूरा परिवार को पालने में उनका एक अहम रोल है, मतलब शहरों में खासकर मिडिल क्लासेस के अंदर। इनकी एक तो हुई जहाँ पर वो काम करते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई सवाल आपने उठाया। एक जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर मतलब जैसे आइडेंटिटी बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। ज़्यादातर शायद परिवार के साथ रहती हैं तो उनके साथ जैसे पानी का हमने देखा, पानी का जहाँ वो रहती हैं बस्ती, तो उस तरह की क्या मांग है जो मुख्य निकल कर आती हैं? ये लोग अन्य राज्यों से यहाँ जी, आते हैं जी। अपने रोजगार के लिए, क्योंकि वहाँ उनको जी। रोजगार नहीं है। जी। और यहाँ आने के बाद उन लोगों का क्या है जी। कि जैसे स्लम, जी। झुग्गी बस्ती, जी। वहाँ पे ये लोग परिवार के साथ रहते हैं। जी, जी। और वहाँ पे तो एक दिक्कत नहीं, हजारों तो दिक्कतें आप हैं। मतलब अगर कोई शेल्टर की मांग आएगी तो मतलब एक इम्पोर्टेंट मांग होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। हम लोगों ने भी ये मांग अभी जी। एक मांग पत्र बनाया है। अच्छा, आपको हम भी उस मांग पत्र पे भी चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आप अर्बन एजेंडा में हमारे साथ जुड़े रहिए। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, न्याय, प्यार लाए। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। चूंकार अज हमा हीलते दरगुज़श्त, हलालस्त बुर्दन व शमशीर दस्त। जब दूसरे तमाम रास्ते कारगर ना हो सकें, कामयाब ना हो सकें, तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। ये कहना है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। लेकिन आज हम लोकतंत्र हैं, हमारा वोट हमारी तलवार है, हमारा वोट हमारी बंदूक है। आप हमारी ताकत हैं और हम आपकी आवाज़ है, बेखौफ आवाज़, आज़ाद आवाज़। विनोद दुआ लाइव सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे स्वराज एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है अर्बन एजेंडा में, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं शहरों में माइग्रेशन, माइग्रेंट वर्कर्स, उनकी क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या डिमांड्स हैं। और इसी बीच हम बहुत स्वागत करते हैं विपिन राय जी का, जो कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड DUSIB जिसको कहते हैं, उसके मेंबर हैं। आपका बहुत स्वागत है। और विपिन जी, सॉरी आप मतलब डिस्कशन मिस कर गए, लेकिन मैं स्ट्रेट अवे आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे 2 पैनलिस्ट ने अपनी डिस्कशन में कहा, खासकर सुभाष जी ने तो कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर की बेसिक बात है, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए शायद शेल्टर इतना बड़ा नहीं, लेकिन जो डोमेस्टिक वर्कर है या दूसरी तरह के जो वर्कर है इनफॉर्मल सेक्टर में शहरों में आते हैं, उनका शेल्टर बोर्ड के साथ बहुत इम्पोर्टेंट नाता रिश्ता है। तो आप कैसे देख, और हम एक्चुअली इलेक्शन के साथ भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन है, मैनिफेस्टोज हैं, अलग अलग पार्टियों के आए हुए हैं। आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कैसे प्लेस करते हैं DUSIB को? ज़्यादा शक्ति मिलनी चाहिए, ज़्यादा फाइनेंशियल पावर मिलनी चाहिए, क्या चुनौतियाँ हैं आपके पास? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, किसी भी शहर में कोई भी माइग्रेंट वर्कर्स जो आते हैं
वो लाइवलीहुड के लिए आते हैं जी, लाइवलीहुड सही। और वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उस शहर को, बहुत सारे सर्विसेज। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। ज़्यादातर हमारे प्लानर बोलते हैं नहीं इनकी ज़रूरत ही नहीं, वो ये नहीं समझ, जो शहर प्लान करते हैं भूल जाते हैं कि ये बहुत बड़ी मात्रा में है, 10% से ज़्यादा है कि बिना किसी भी वर्कर्स के आप सोच ही नहीं सकते हैं कि शहर चल सकता है या शहर बन सकता है। तो हर ज़रूरतमंद चीज़ें वर्कर्स के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन उसके बदले जो सर्विसेज उनको रिटर्न बैक मिलना चाहिए वो शायद छूट जाता है। जैसे उसमें ये तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो शेल्टर का इशू हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो। सो जो बेसिक इशूज़ हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, उसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट्स को। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड का जो मैंडेट है वो है स्लम रिहैबिलिटेशन, सैनिटेशन और शेल्टर प्रोवाइड कराना। तो शेल्टर आप देखेंगे दिल्ली वन ऑफ द बेस्ट सिटी, कमियां हो सकती हैं, मैं मानता हूं, बिल्कुल कमियां हो सकती हैं, लेकिन पूरे देश में इतना शेल्टर 200 शेल्टर्स दिल्ली में हैं। आप बॉम्बे जाइए वहाँ 10 शेल्टर भी नहीं है। सही बात है। तो गवर्नमेंट इसको बहुत प्रोग्रेसिवली देख रही है और खास और ये दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, दिल्ली सरकार के अंडर में है। यहाँ यही एक चैलेंज है जो आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं या जिसको शामिल करना चाहिए, लैंड जो इशू है। क्योंकि आपको अगर शेल्टर बनाना है तो आपको जमीन चाहिए, और लैंड जो दिल्ली का है वो डीडीए के पास है। ये हमने पहले भी डिस्कशन में इसको लाया था कि दिल्ली पूरा जो स्टेट है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज जी, बिल्कुल है। जैसे एम्स के आसपास बहुत सारे लोग खुले में रहते हैं, और एम्स आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। हमने कई लेटर्स एम्स लेकिन क्या आपका ये मानना है वहाँ जो शेल्टर होम में रहते हैं वो एक्चुअली माइग्रेंट वर्कर हैं या मतलब बिल्कुल डेस्टिट्यूट है? मुझे ये भी एक डिफरेंस है, जो माइग्रेंट वर्कर है और जो बिल्कुल गरीब है। मतलब हम समझ सकते हैं जो होमलेस है, क्योंकि होमलेस जरूरी नहीं है कि माइग्रेंट वर्कर होमलेस भी होगा। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि आप होमलेस की एक्चुअली 90% जो हमारे शेल्टर्स में रहते हैं 90% पीपल आर वर्किंग। ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे नहीं है कि वल्नरेबल जरूर है वो, बट दे आर वर्कर। जी, वो उनको काम जैसे जैसे मिलता है वैसे करते हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और लोग ऐसे सोचते हैं, स्टिग्मा बना हुआ है कि दे आर बेगर्स, दे आर नॉट बेगर्स, दे आर वर्कर्स, काम करने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया कि जो शेल्टर होम में रह रहे हैं, और ये आपने एक नई डिस्कशन में मतलब नया फ्लैग भी किया प्रोग्राम के शेल्टर होम्स में आने वाले लोग बेगर्स नहीं हैं, ये गलत फहमी निकाल दें, वो वर्कर्स हैं। और ये हमारी एक्चुअली कंडीशन भी दिखाती है, खासकर बड़े शहरों की, कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। बिल्कुल। और स्लम रिहैबिलिटेशन के पूरे आप हमारे शेल्टर्स में जाएं, जैसे अभी हम लोग एक स्कीम लेकर आ रहे हैं कि सारे शेल्टर में अगर हम एक डेटाबेस बना ले तो हम ये चेक कर पाएंगे कि कैसे किस टाइप के लोग हैं, जो किस तरह के वर्कर हैं। तो उनको हम डायरेक्ट स्कीम के साथ लिंक कर सकते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ लिंक कर सकते हैं। ऐसा कुछ हम प्लान कर रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि बहुत सारा शोषण भी होता है। आए दिन हमारे पास कंप्लेन आता है। हम भी, इसलिए मुझे लगता है कि आपने सवाल, मैं भी इसमें काफ़ी आपको थोड़ा प्रोवोक करना चाहूँगा इस सवाल को लेकर, क्योंकि ये जो मिडलमैन हैं, अगर वो मिडलमैन को आप किनारे कर दें, बिल्कुल, और DUSIB या कोई और सरकारी एजेंसी इस काम को ले लेके, देखिए हम एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करेंगे, तो जो भी हमारे पास रजिस्टर होंगे वो हम लोग फिर आगे भेजेंगे। तो मुझे लगता है वो एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मेथड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और उसमें मुझे लगता है सोशल वेलफेयर का एक इम्पोर्टेंट रोल आता है। डिपार्टमेंट है बाकायदा इसके लिए, लेबर डिपार्टमेंट है बाकायदा इसके लिए। डूसिब का मैंडेट उस तरह से नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो सर्विसेज हो सकता है वो दे सकते हैं। इसको लेकर के एक जॉइंट मीटिंग अभी पीछे हुआ था और फिर से होने वाला है कि कैसे कन्वर्जेंस ला सकते हैं लोगों को फैसिलिटेट करने में। आई थिंक कन्वर्जेंस, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कहा सुभाष जी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब एक बात आई है जो कि विपिन राय जी ने, कन्वर्जेंस, और ये डिस्कशन से निकल कर आई, क्योंकि जैसा आपने बताया कि आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में काम करते हैं, लेकिन अगर उस में जो पैसा पड़ा है उसको हम कन्वर्जेंस के साथ, और आपने कहा कि एक बार अगर वो सही रूप से खर्चा होना शुरू है, और 1 लाख करोड़ छोटा पैसा नहीं है, 1 लाख करोड़ काफ़ी ज़्यादा पैसा है जो वेलफेयर बोर्ड पे पड़ा हुआ है, तो क्या इस कन्वर्जेंस से हम और रास्ते, नए रास्ते शहरों में नहीं निकाल सकते, खासकर माइग्रेंट वर्कर के लिए? ये पैसा सेस है, टैक्स नहीं है। सेस जो है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए इकट्ठा किया जाता है और वहीं खर्च हो सकता है। तो अगर ये पैसा नहीं, मैं पैसे की बात में, पैसा सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं कन्वर्जेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा हूँ। हमें एडमिनिस्ट्रेशन एक
एक्चुअली एग्जाम्पल क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जो नया मॉडल यूज़ करा है ट्राइपार्टाइट बोर्ड के थ्रू सोशल सिक्योरिटी देने का, वंस इट इज़ सक्सेसफुल इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इट कैन डेफिनेटली बी रिप्लिकेटेड इन रेस्ट ऑफ दी मतलब एक बार सक्सेसफुल हो जाए तो और शहरों में भी इसको। मैं एक लाइन जोड़ना चाहूँगा डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में कि फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स ऑल्सो ए नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वर्कर हैज बीन क्रिएटेड। दे हैव ऑल्सो गिवन ए पेटिशन टू द पार्लियामेंट विद ए डिटेल्ड लॉ ऑन द लाइन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट कि कैसे ट्राइपार्टाइट बोर्ड से डोमेस्टिक वर्कर्स को भी सभी तरह की सोशल सिक्योरिटी सुभाष जी, एक मैं इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों एक बहुत डिस्कशन ये आ रही है कि एक्चुअली जो मैंडेट है, आपने ट्राइपार्टाइट बोर्ड कहा, और ट्राइपार्टाइट में है आपकी यूनियन, मजदूर और सरकार, मालिक मजदूर और सरकार। इसमें एक बात ये आ रही है कि क्यों ना शहर की सरकार को इसमें शामिल किया जाए और शहर की सरकार का ये मैंडेट हो। एक्चुअली जब हम लोग ये पूरा शहर एजेंडा सेट कर रहे थे तो 74वां संशोधन जो हमारा हुआ, आप जानते हैं कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 25 साल मना रहे हैं, उसमें ये डिस्कशन भी आ रही है, खासकर विदेशों का ये मॉडल है, हालांकि हिंदुस्तान में ऐसा अभी नहीं है, कि क्यों ना ये वाला जो काम है शहरों में, जो वेलफेयर है, वर्कर वेलफेयर है, ये भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिटी गवर्नमेंट हो। ऑब्वियसली जहाँ पर जो सरकार होगी वही उसमें बोर्ड में होगी ना। पूरे देश में एक बोर्ड तो नहीं है, हर प्रांत में अलग बोर्ड है और हर प्रांत के लेकिन हमने देखा शहर की सरकार ना होते हुए वेलफेयर बोर्ड में स्टेट गवर्नमेंट का एजेंसी रहती है। फिलहाल ऐसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं अगर उनको ठीक से इम्प्लीमेंट करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में लोकल ट्राइपार्टाइट बोर्ड होना चाहिए। और जब लोकल ट्राइपार्टाइट बोर्ड दिल्ली में होगा तो दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, सभी मेट्रो सिटीज में जो लोकल गवर्नमेंट है दे विल बी पार्ट ऑफ इट एंड दे कैन प्ले ए डेफिनेट रोल इन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, शेल्टर, सोशल वेलफेयर, एवरीथिंग, चिल्ड्रंस केयर एटसेट्रा। ठीक, हम दोबारा आपके पास आना चाहेंगे सुभाष जी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक एलिमेंट और इसमें है जो एक्चुअली कौन सी फॉर्मस डिमांड्स हैं, जिस फॉर्मस डिमांड्स पे हम लोग इस आर्ग्यूमेंट को पूरा बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोनिया जी, आप अपने डिमांड चार्टर की बात कर रही थी कि आप जैसा कुछ हम समझ पाए, यूटिलिटीज़ जिस घर में काम कर रही हैं, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन सी मुख्य मांगें हैं जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो मतलब कानून के तहत, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि चुनावी माहौल है, कानून के तहत राजनीतिक पार्टियों को उसमें, जैसे राजनीतिक पार्टियों ने बहुत सारे काम किए हैं, लेबर हॉस्टल की बात कही है, हमने मैनिफेस्टोज देखे हैं, कांग्रेस का देखा है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का देखा है, समाजवादी पार्टी, तमाम, इवन बीजेपी के मैनिफेस्टो हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन की है और काफ़ी बातें आई हैं शहर के बारे में, एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात जैसे कुछ लोगों ने कही है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या मांग होनी चाहिए जिससे डोमेस्टिक वर्कर और इवन माइग्रेंट वर्कर अगर आप कहें, उसकी सिक्योरिटी के लिए अगर सवाल हो तो उसमें क्या आप समझते हैं ज़रूरी है? अगर उन लोगों के लिए सरकार सिक्योरिटी दे तो हम ये चाहते हैं, जैसे लेबर हैं, लेबर की एक पहचान होती है, उनकी रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे इन डोमेस्टिक वर्करों का भी होना चाहिए। हाँ, पहचान, आइडेंटिटी आप बड़े इम्पोर्टेंट। जी, आइडेंटिटी के लिए। और दूसरा ये है कि इन लोगों के लिए, जैसे आपने अभी शेल्टर की बात करी है, लेकिन शेल्टर में क्या होता है, फैमिली नहीं रह सकती है। जो हमारे 20 शेल्टर हैं जो फैमिली के लिए दिल्ली में है, जो भी है। अब हम लोग जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे फैमिली स्लम में रह रही है और आसपास के जो पॉश कॉलोनियाँ हैं उनमें काम करती हैं। नहीं, तो मेरा बोलना, इसीलिए मैं बार बार वो लेबर हॉस्टल की डिमांड ला रहा हूँ कि मिडिल क्लास के आसपास ज़्यादातर हमारी लेबर कॉलोनीज है। जैसा आप भी कह रहे थे सुभाष जी कि पुराने जब मिल्स थी उसके आसपास ये कॉलोनीज बसती थी, तो क्या ये आर्किटेक्ट, मतलब ये जब हम योजना कर रहे हैं शहर की, खासकर अब जब इलेक्शन है, तो ये लेबर हॉस्टल्स कितने प्रासंगिक रहेंगे? आप अगर मैं आपसे पूछूं सोनिया जी, अगर खासकर डोमेस्टिक वर्कर के लिए अगर मिडिल क्लास कॉलोनीज के आसपास ऐसे लेबर हॉस्टल्स बनाए जाएं, कितना बढ़िया काम होगा ये सरकार की तरफ से? ये सरकार बनाएगी तो बहुत अच्छा काम होगा। आप समझते हैं, मतलब जरूरी है? हाँ, इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर सरकार इनको ये सुविधाएं देती है, तो जैसे अभी स्लम में है, वहाँ पे उनको कोई सुविधा नहीं है, बच्चे भी ऐसे पड़े हुए हैं, माँ बाप सुबह 6 बजे निकल गए, तो अगर ऐसा कुछ उनको रहने के लिए सरकार बनाती है शेल्टर तो बहुत अच्छा होगा। हम भी मांग रखे हैं शेल्टर की। तो एक्चुअली आप समझते हैं हमारा, हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ विपिन राय जी, लास्ट वर्ड अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वी आर रियली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम।
और ये आई थिंक मांग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जो बात कही कि कन्वर्जेंस हो सकता है, तो ऐसा कुछ कन्वर्जेंस आगे सोचा जा सकता है? जैसे कि 200 शेल्टर हम लोगों ने दिल्ली में बनाए हैं और विंटर में लगभग 75 और हम लोग टेम्पररी जोड़ लेते हैं। लेकिन हम लोग ने ये भी देखा है कि शेल्टर्स जो है वो ट्रांजिट एकोमोडेशन है, वो प्रॉपर हाउसिंग का नहीं है, तो उसके लिए हमें अल्टरनेट देना पड़ेगा। और अल्टरनेट में बिल्कुल ये सही सोनिया जी बोल रही हैं कि वर्कर्स हॉस्टल दिल्ली गवर्नमेंट के प्लान में है। इस साल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, ये बजट का भी पार्ट हुआ है। और दिल्ली में ऐसे वर्कर्स हॉस्टल मेल फीमेल दोनों का बनाने का बात चल रहा है। और हमें ऐसे और अल्टरनेट रेंटल हाउसिंग हो सकता है और भी दूसरे हो सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ें लाने की ज़रूरत है और उस पर सरकार काम कर रही है। आप सबका बहुत धन्यवाद। और मैं सुभाष जी को थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है सुभाष जी, वर्कर की, माइग्रेंट वर्कर्स की डिमांड एक्चुअली हमने बहुत मैनिफेस्टोज में देखी है जो आई है। सवाल यह है कि जितना हमारे ये प्रेशर ग्रुप्स रहेंगे उतना हम और दबाव बना सकेंगे, खासकर 23 मई के बाद भी जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, ताकि जो भी सरकार आए वो सरकार इस पहलू को भी देख सके। और ये शहर, जो शहर हम सबका शहर है, हम बार बार कह रहे हैं, खासकर उस जो मेहनत करने वाले का, खासकर जो विपिन राय जी ने कहा, उसका ये ज़्यादा शहर है, क्योंकि वो इस शहर को बनाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम और डिस्कशन करना चाहते थे, लेकिन समय के वजह से हम लोग आज माइग्रेशन के इशू पर इस अपने अर्बन एजेंडा को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग दोबारा आपसे बातचीत करेंगे नए विषय के साथ। थैंक यू सो मच।